राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, एक क्लास मैंने पहले इसकी अपलोड कर दी थी। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख लेना। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और मैं बार बार बता रही हूँ कि जो ये क्लासेज है दोस्तों, एक तो 6 से लेकर के 12वीं तक एनसीईआरटी का पूरा सार है। अगर आप लोग बुक्स पढ़ सकते हो 6 से 12वीं तक तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो बुक्स पढ़ते हो तो दोस्तों आज के कंपटीशन में आप पीछे नहीं रहोगे। सच में आपका बहुत ही अच्छा। एक तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक्स के तो है पूरा सार, इसके अलावा ऑथेंटिक बुक जितनी भी मेरे को जहाँ से लगा अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इन नोट्स में ऐड किया है। तो एक जैसे कमेंट आया कि मैम इसके अलावा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। पहले आप खुद देखना एक बार, क्या आपको इससे भी ज़्यादा डीपली कहीं पर मिलेगा। आज की क्लास खुद देखना, चाहे आपने कहीं से भी किया हो बुक्स में से, इससे डीपली कहाँ मिलेगा मेरे को ये बताना। क्योंकि कोशिश यही रहती है, ये एक बुक्स का ही सार नहीं है, बहुत सारी बुक्स का भी कोई चीज पीछे ना छूटे। एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ अपनों ने क्या किया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में नहीं करवा रही हूँ। मैंने करवा रखा है मौलिक अधिकार, शॉर्ट में करवाना होता तो करवा रखी हूँ, मैं दोबारा क्यों करवा रही। चाहे पढ़ने वालों की, क्लास देखने वालों की यहाँ पर कम संख्या हो, मेरे को पता है बहुत कम देख रही है, फिर भी मैं क्यों लेकर आ रही हूँ। मुझे इतनी जरूरत भी नहीं थी। क्या जरूरत थी, मैंने क्लास अपलोड कर रखी है मौलिक अधिकार की। आप जब प्ले लिस्ट चेक करोगे ना तो पहले मैंने मौलिक अधिकार करवा रखे हैं। जब ये करवा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा डीपली है, आपको खुद को पता चल जाएगा इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या चीजें ली है। जहां आपको 10,000 का अगर आप कुछ खरीदोगे ना कोर्स, वहां पर आपको इतने अच्छे से मिल पाएंगे नोट्स। मैं सच बता रही हूँ, आप खुद देख लेना। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कर रहे थे दोस्तों कि ये प्रावधान कहाँ से लिए गए। मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 ये पढ़ा था, जिसमें जो अनुच्छेद 31 है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको क्या जो आर्टिकल 31 है इसमें उल्लिखित जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, उसको मौलिक अधिकारों से हटा करके आर्टिकल 301 के तहत किसको बना दिया गया, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना, वर्तमान में पूछे तो 6 मौलिक अधिकार है, एक हट गया तो कम ही होगा ना। पहले कितने थे, मूलतः 7 थे। और संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कहा जाता है। ये मैंने करवा दिया 12, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। फिर आर्टिकल 13 मैंने कल करवा दिया था, आप देख लेना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 14 से 18 में है समता का अधिकार। जो आर्टिकल जो पहला है 14, उसमें विधि के समक्ष समता। तो मैं बात करूं विधि के समक्ष समता, तो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, और विधियों का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका से ग्रहण किया गया। ये एक जगह आर्टिकल है, मैंने वैसे कल करवा दिया, तो आप एक बार उनको जरूर देख लेना, पहले वाली क्लास। जो कि यहाँ तक हो गया था। आर्टिकल जो 15(6) है, ये 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया, और इसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, यानी कि जो EWS है, उन पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात करें तो 10% का आरक्षण दिया गया। और इस देखते हैं तो ये 3 प्रकार के दोस्तों भारत में आरक्षण के, यानी कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की बात करें तो आर्टिकल ध्यान रखना कौन कौन से इसमें पहले कर देख लेना। आर्टिकल 15 में 15(4), 15(5), 15(6) उसमें क्या क्या बताया है। फिर अभी अपने आर्टिकल क्या पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा आर्टिकल 16(4) और 16(6). तो ये थोड़े से आर्टिकल देख लेना कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण आर्टिकल 15 का 4, 5, 6। फिर लोक नियोजन में आरक्षण यानी कि सरकारी नौकरी में, उसमें आर्टिकल 16, 4 और 6 है, ठीक है। और राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 330, 331 लोकसभा में, और विधानसभा में 332, 333। इनको थोड़ा सा एक बार देख लेना। पंचायती राज में है 243D और 243D नगरीय निकाय में, यानी कि राजनीतिक में आरक्षण की बात करें। ये देखो एक लाइन लिखी है कि नोट अनुच्छेद 334 है दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया कि राजनीतिक आरक्षण की अवधि 10 वर्ष होगी। ये जरूर ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में, 334 में क्या प्रावधान किया गया कि जो राजनीतिक आरक्षण की अवधि है वो 10 वर्षों तक होगी, लेकिन 10 वर्ष के बाद में क्या है, संविधान संशोधन करके अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब एक बात सुनो, जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश है, इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की बात करें, लोक नियोजन में आरक्षण की बात करें, क्या इनमें भी कुछ वर्षों का है, यानी कि जिससे कि इसमें अभी पढ़ा अपनों ने जो कि राजनीतिक आरक्षण में है, इसमें तो क्या अवधि 10 वर्ष होगी। तो इसमें क्या, इसमें भी कोई अवधि है 5 वर्ष या 4 वर्ष, ऐसे है इनमें नहीं। इनमें तो है एक बार मिल गया तो मिल गया। इनमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है कि इतने टाइम फिक्स रहेगा, एक बार मिल गया तो मिल गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि अब तक राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाया कितनी बार जा चुका है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, पूछा जाए कि अब तक जो राजनीतिक आरक्षण था इनको कितनी बार बढ़ाया जा चुका है, तो 7 बार, पूरा 7 बार,
ठीक है। 104 में संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा, ये इसके द्वारा कब तक? 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया, ये भी ध्यान रखना। तथा अनुच्छेद कौन सा? 333, यहाँ 331 आना था, 331 व 33 है। जो आर्टिकल 331 है और 33 है दोस्तों, ये निष्प्रभावी हो गई, या क्या कह सकते हैं कि ये समाप्त नहीं हुए, ठीक है ना, निष्प्रभावी हो गए। एक बार मैं बता दूं, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितना डीपली पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना हो। देखो आर्टिकल 16 में, जैसे अभी मैंने बताया ना इसमें, कि भारत में आरक्षण के 3 प्रकार है। एक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का आरक्षण, आर्टिकल 15 पढ़ के आए, वहां चल जाएगा 15, 4, 5, 6 रेगुलर। फिर लोक नियोजन में आरक्षण यानी कि सरकारी नौकरी में 16, 4 और 16, 6 है, ये पूछे जाते तो थोड़ा ध्यान रखना। राजनीतिक आरक्षण में देख लेना, ये पंचायती राज में 243 डी है, नगरीय निकाय में 243 टी है, और लोकसभा और विधानसभा में देख लेना। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे 16 तो आपको पता चल जाएगा, ये रहा। फिर दोस्तों कुछ ये वाद है जो मैंने लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, जितने भी वाद है इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने इस पेज पर लिए हैं। फिर जितने भी आर्टिकल हम रेगुलर पढ़ने वाले हैं, और एक पेज पर जो शायद आपको कहीं पर मिले, इतना डीपली लिया है दोस्तों। आरएएस का भी एग्जाम देते हो ना, सच में बता रही हूँ, ये नोट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वाद देखो कितने महत्वपूर्ण है सारे के सारे, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये शायद ही ना पढ़ रखा हो आपने। पशुओं को उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार कैसे हटा दिया गया, सारी चीजें मैंने ली है। फिर देखो और वाद इतने महत्वपूर्ण है, वो सारे ले रखे हैं, देख लो। जितना भी मेरे को इंपॉर्टेंट चीज लगा वो सब मैंने इस नोट्स में इसमें डाले हैं दोस्तों। फिर मैंने एक जगह इस तरह भी लिखे हैं, जैसे आर्टिकल जो 21 है ना, इतना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 को तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी चीज छोड़ना मत इससे संबंधित। जितने भी वाद है पढ़े हैं, निर्णय लिए, जो आर्टिकल 21 है इसके रूप में जितने भी अधिकार है उनकी घोषणा की गई। आप एक जगह पढ़ोगे, अगर पूछा जाता है इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो आप एक जगह पढ़ लोगे तो फायदा भी होगा। क्योंकि ये रीजन होता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, हमें ऐसे लगता है कि हाँ हमारे याद हो रहा है, ये चीज बोरिंग नहीं लग रही, हम बार बार उसी चीज को पढ़ते हैं। और जहां पर ऐसा लगता है ना कि हमारे याद नहीं हो रहा, बोरिंग हो रहा है, बोरिंग मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है आपको जो चीज पढ़ते हो, और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा आप आगे रहते हो। तो अब चलते हैं, अब देखो अब मैं पहले तो ये देखो कि जो भारत में आरक्षण के 3 प्रकार बताए ना। राजनीतिक जो आरक्षण है दोस्तों, इसकी बात करें तो अब तक 7 बार क्या बढ़ाया जा चुका है इसको। और जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, लोक नियोजन में आरक्षण, ये एक बार मिल गया ना तो वही रहेगा। और ये इसकी होती क्या है पता है आपको? राजनीतिक आरक्षण की जो अवधि है 10 वर्ष होती है, ठीक है। और 10 वर्ष के बाद में फिर संविधान संशोधन इसको क्या कर, अवधि को वापस बढ़ा सकती है इसमें करके, संविधान संशोधन करके, ठीक है। अब एक बार देख लो, इसको पढ़ा अपनों ने, पूछे भी कौन से अनुच्छेद है जो निष्प्रभावी हो गए थे, 331 और 333, यानी कि समाप्त नहीं हुए थे ये। फिर बात करते हैं आर्टिकल 15 के बाद में आता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में अफसर की समानता। तो 16 में 16 एक अनुच्छेद आता है, उसमें क्या है? लोक नियोजन में सभी नागरिकों को, देखो एक लाइन लिखी है मैंने, इसमें सारे जो नागरिक है उनको समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि सभी नागरिक है उनको राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगारों में अवसर की क्या होगी? समानता होगी, ठीक है। अनुच्छेद 16(2) में है लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, आप इसके चाहे कॉलम में वंश कर्म लिख लेना, दोनों चीज को ध्यान रखना। जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में सेम टू सेम इसी प्रकार लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अनुच्छेद 16(2) में लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(2) में लिखी हुई है ये बात। 16(1) में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि आर्टिकल 16 बात किसकी करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। तो 16(1) कहता है सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति हो गई, रोजगार में अवसर की क्या मिलेगी? समानता होगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? राज्य लोक नियोजन में निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान करेगा,
यानी कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ और राज्य सरकार की जो सेवाएं है उसमें जो स्थानीय निवासी है ना दोस्तों, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश और जो मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश है, इनके लिए भी ऐसा प्रावधान किया गया। अब मैंने एक लाइन लिखी है 98वां संविधान संशोधन 2013। ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन है, 98वां संविधान संशोधन 2013 द्वारा 371 जे जोड़ा गया। ध्यान रखना 371 जे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 98वें संविधान संशोधन 2013 द्वारा, जिसमें प्रावधान किया गया कि कर्नाटक राज्य के बिदर हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा एवं रायचूर, इनमें राज्य निवास के स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान करेगा। थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना। फिर अभी पढ़ा ना अपनों ने कि लोक नियोजन में आरक्षण यानी कि सरकारी नौकरी में जो आर्टिकल मैंने बताए 16(4) और 16(6), ये देखो 16(4) और 16(6) लोक नियोजन में आरक्षण। तो ध्यान रख लेना कौन से आर्टिकल है, पूछा जाएगा लोक नियोजन में आरक्षण है जो कौन से आर्टिकलों में है। तो 16(4) में है SC ST पिछड़ा वर्ग। तो जो 16(4) है दोस्तों, इसमें नागरिकों के किन्हीं जो पिछड़े वर्ग है उनको राज्य के अंतर्गत नियुक्ति हो गई, रोजगार में आरक्षण हो गया, ये सारा प्रदान किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े, ये दो ही है शब्द आप ध्यान रखना, एक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर यदि लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व न मिले तो राज्य विशेष प्रावधान करेगा। अगर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मान लो लोक नियोजन में उचित अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राज्य क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। तो ध्यान रखना ये जो 16(4) है ये भी लोक नियोजन में आरक्षण से संबंधित है, सरकारी नौकरी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा आरक्षण मिलता है। तो अनुच्छेद 340 में कौन सा आर्टिकल 340 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु आयोग का गठन करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति है पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु आयोग का गठन करेंगे, कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 340। तो भाई एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद खुद को करना पड़ेगा। फिर दोस्तों 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और एक 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। ये दो आप ध्यान रखना कौन सा आयोग है, 1953 में तो काका कालेलकर आयोग का और 1979 में है बीपी मंडल आयोग का गठन। तो ये दोनों आयोग है, ये जो इनका गठन हुआ किसके लिए बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किन के लिए बने, पिछड़ेपन के आयोग की पहचान के लिए, जो पिछड़ेपन है इसके आयोग की पहचान के लिए पूछ ले कौन से आयोग बनाए गए, तो दोनों आयोग ध्यान रखना। फिर है 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये पूछ ले कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया कौन से मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, तो 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट पर। और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण 1991 में पीवी नरसिम्हा ने दिया। ठीक है, अब एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, इनको याद करना पड़ेगा। पिछड़ेपन के आयोग की पहचान के लिए कौन से आयोग बने, 1953 में काका कालेलकर आयोग, 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंदिरा साहनीवाद मंडलवाद, इसको इंदिरा साहनीवाद को मंडलवाद भी बोलते हैं। तो ये कब है, 1992 में इंदिरा साहनीवाद मंडलवाद जिसको बोलते हैं। ओबीसी को दिया गया आरक्षण, जो देखो ओबीसी की बात हो रही है, ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है। इन्होंने इस वाद में क्या कहा, इंदिरा साहनीवाद जो मंडलवाद 1992 इसमें कहा किया गया जो ओबीसी को दिया गया आरक्षण है वो संवैधानिक है, क्योंकि उन्हें यह आरक्षण सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। और ओबीसी को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन किया जाए। आप फॉर्म भरवाते हो जब, ये तो आपको पता होगा क्रीमी लेयर क्या है, जिसमें वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा हो, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसकी बताने की जरूरत भी नहीं है। और जैसे ग्रुप ए बी श्रेणी के इसमें सरकारी अधिकारी आते हैं, चलो आप देख लो, इसको फिर भी नहीं पता है तो मैंने लिख भी दिया है। क्रीमी लेयर इसको बोलते हैं मलाईदार परत, ये भी ध्यान रखना। क्रीमी लेयर पहचान हेतु रामानंद मिश्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो क्रीमी लेयर है क्या, इसमें देखो जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, ग्रुप ए या बी श्रेणी के जो सरकारी अधिकारी इसमें आते हैं, सेना में कर्नल या उसके समकक्ष अधिकारी क्रीमी लेयर वर्ग में शामिल होते हैं। तो इंदिरा साहनीवाद जिसको ध्यान रखना मंडलवाद भी बोलते हैं 1992 में, इसमें कहा कि ओबीसी को दिया गया जो आरक्षण है वो संवैधानिक है, क्योंकि उन्हें यह आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के आधार पर। और ओबीसी को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन किया जाए भाई। ठीक है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है।
जो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है उनका जो है ना वो आरक्षण है वो असंवैधानिक है, और ओबीसी वाला संवैधानिक। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक बात कही गई है कि इसमें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो। ठीक है, तो ये पता चल गया अनुसूचित जाति जनजाति इन पदोन्नति में दिया गया आरक्षण है वो असंवैधानिक है। ये चीजें तो आपको पता चल गई होगी। क्रीमी लेयर का बता दिया भी क्या होता है। फिर एक देखो जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में कोई इनमें भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। अब देखो यह है ही नहीं क्रीमी लेयर का संवैधानिक बताया है, बट एक वाद कौन सा है पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना कौन सा है ये है जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। इसमें कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति है ना, इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत लागू किया जाए, ये बात कहता है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं द्रविड़ सिंह बनाम पंजाब राज्य 2024। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एससी होगी एसटी वर्ग इनमें उपवर्गीकरण किया जाए। एससी और एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण किया जाए, ये किसने कहा, तो द्रविड़ सिंह बनाम पंजाब राज्य 2024 में ये कहा गया। अब देखो पदोन्नति में जो आरक्षण है, मूल संविधान में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं था, यानी कि 1950 में प्रावधान नहीं था, बात कही गई है मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण की बात करें तो मूल संविधान में आरक्षण नहीं था। ये लाइन लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1955 में एससी एसटी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। पूछा जाए कि एससी एसटी है इस वर्ग को आरक्षण कब प्रदान किया गया, 1955 में, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है ना, पदोन्नति में जो आरक्षण है। फिर दोस्तों जो अभी पढ़ा अपने इंदिरा साहनीवाद, यानी कि जिसको मंडलवाद बोलते हैं, 1992, वो क्या है इंदिरा साहनीवाद, इस पर क्या लगाती है, रोक लगाती है। जो ये है ना इंदिरा साहनीवाद मंडलवाद 1992 में, ये उस पर रोक लगाती है। तो देखो पदोन्नति में आरक्षण मूल संविधान में नहीं था, 1955 में एससी एसटी वर्ग में आरक्षण प्रदान किया गया, और 1992 में इंदिरा साहनीवाद क्या लगाती है, इस पर रोक लगा दी। ठीक है, फिर बात करते हैं 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया। ये 16(4)(a) है, ये कब जोड़ा गया, तो ये 77वां संविधान संशोधन 1995 में। आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो ये याद हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही होता है, ऐसे तो कोई किसी के याद नहीं रहता, कोई हो चाहे। तो जो 16(4)(a) कब जोड़ा गया, 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा, जिसमें एसटी एसटी और एससी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। देखो एक कौन सा आर्टिकल है, 16(4)(a) जोड़ा गया कब, 77वां संविधान संशोधन 1995 में। अच्छा है, आप ध्यान रखना इसको भाई, इसमें जो 16(4)(a) जोड़ा गया है, इसमें और जोड़ा कब गया ये भी ध्यान रखना। तो इसमें एससी और एसटी वर्ग को क्या पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। अब पूछ ले कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता में ध्यान रखा जाएगा, ये कौन से संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया, तो 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा। फिर एक है मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020। ये क्या कहता है अभी, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020, ये कहता है कि पदोन्नति में दिया गया आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं होकर सरकार द्वारा किया गया प्रावधान है। ये कहता है मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड 2020 की पदोन्नति में जो दिया गया आरक्षण है वो मौलिक अधिकार नहीं होकर के क्या है, सरकार द्वारा किया गया प्रावधान है। कौन सा कहता है, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड। एक बार फिर से देख लो कि जो 16(4)(a) जोड़ा गया, ये 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा, जिसमें एससी एसटी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये किसमें प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखे, 85वां 2001, ऐसे याद ध्यान रखना 85वां 2001, यानी 85वां संविधान संशोधन 2001 हो गया। फिर मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य ये कहता है कि जो पदोन्नति में दिया गया आरक्षण है वो मौलिक अधिकार न होकर के सरकार द्वारा किया गया प्रावधान है भाई। फिर आता है एक बैकलॉग में आरक्षण, 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया। अब देखो 16(4)(a) तो जोड़ा गया 77/1995 से याद रखना, 77/1995। फिर 16(4)(b) जोड़ा गया 81/2000 16(4)(b), जिसमें प्रावधान किया गया कि बैकलॉग में आरक्षण देते समय यदि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाए तो संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। यानी बैकलॉग है क्या, ये पता होगा आपको,
जो पिछली भर्ती है उस पिछले भर्ती की जो सीटें हैं वो अगली जो भर्ती है उस कैटेगरी में जोड़ना। बैकलॉग या तो आप लिख लेना खाली पड़ी, या लिख देती हूं मैं, ये लो बैकलॉग खाली पड़ी, ठीक है ना। तो ये 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जो खाली पड़ी जो रिक्तियां हैं दोस्तों, उसके लिए कितने 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका क्या तात्पर्य है, अभिप्राय क्या है कि बैकलॉग सीटों को 100% क्या दिया जाएगा, आरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो, जिसमें प्रावधान किया गया कि बैकलॉग में आरक्षण देते समय जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से मान लो ज्यादा हो जाए तो संविधान की क्या उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। तो 16(5) में क्या है, 16(5) में धर्म विशेष से संबंधित लोक नियोजन में प्रावधान, यानी कि किसी भी धार्मिक संस्था है दोस्तों, उसके द्वारा जो उनकी संस्थान है, उनके संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़ी जितने भी लोग हैं उनको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। 16(6) देखो 16(6) जोड़ा गया, 16(6) 6 का आधा कर दो 3, यानी कि 103 में संविधान संशोधन, इसे याद रख लेना, 2019 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। 3 का टेबल पढ़ लो, 3 तक 9 होता है तो 19 ऐसे कर देना चाहिए। तो 16वां अनुच्छेद 16(6) 103 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसमें देखो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ईडब्ल्यूएस है, इनके आधार पर लोक नियोजन में कितनी 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, 16(6) ध्यान रखना। तो यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, ये रहा लोक नियोजन में आरक्षण सरकारी नौकरी में। एक तो अनुच्छेद 16(4) पढ़ा है, अभी 16(6) पढ़ा है, तो दोनों आर्टिकल ध्यान रखना। लोक नियोजन में पूछे आरक्षण में तो कौन से आर्टिकल है, 16(4) 16(6), ये रहा। एक तो अभी पढ़ा 16(4) SC ST पिछड़ा वर्ग में, ठीक है ना, ये सारा मैंने बता दिया इसमें। और एक 16(6) है जो कब जोड़ा गया, 103 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा, जिसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 17 खतरा, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति। फिर भी कहीं देखे ना तो कई जगह तो ये भी समाप्त नहीं हुआ है बिल्कुल। तो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत की समाप्ति ये आता है आर्टिकल 17 में। इसमें 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। कब, 1955 में बनाया गया ये। फिर बात करते हैं 1976 में, इसमें संशोधन करते हुए इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछ ले कि इसका नाम क्या कर दिया गया, कौन से संशोधन द्वारा, 1976 में संशोधन करते हुए इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण कर दिया गया। फिर 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। पूछ ले अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया, 1989 में। फिर 2018 में SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में इसे संशोधन करने की बात कही गई भाई। तो आर्टिकल 17 एक बार देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर्टिकल 17 में तो सारों ने पढ़ रखा है, इतना तो हर जगह करवाते हैं कि इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत की समाप्ति है, भाई इतना तो हर जगह करवाते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ लिया। तो आगे पढ़ोगे तभी कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज से पढ़ा होगा तभी सही कर पाओगे, वरना आप लोगों ने तो इतना ही पढ़ा है, बच्चे को पता है। ये पूछे, अगर पूछ ले डीपली कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया कब गया, 1955 में बनाया गया। फिर इसका नाम का पूछ ले तो 1976 में इसमें संशोधन करते हुए इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। फिर 1989 में अनुसूचित जाति होगी जनजाति, इनमें अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। फिर 2018 में ये भी ध्यान रख लेना कि SK महाजन बनाम जो महाराष्ट्र राज्यवाद है, इसमें संशोधन करने की भी बात कही गई। पूछ ले कौन से वाद में संशोधन करने की बात कही गई, तो पढ़ना सारा ही होगा। फिर आर्टिकल आता है अनुच्छेद 18, इसमें आता है उपाधियों का अंत। 18 अंत किसका, उपाधियों का अंत। इससे पहले चाहे आप एक लाइन और लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कि प्रकृति में लिख लो आप। अनुच्छेद जो 17 है ना, ये एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष अधिकार है। कौन सा, अनुच्छेद 17, क्योंकि संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया। मैं चाहे खुद ही लिख देती हूँ ये बात, ठीक है। अनुच्छेद 17 निरपेक्ष अधिकार है, चाहे एक लाइन और लिख लेना आगे, संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, यानी कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। बट एक लाइन ये ध्यान रखना कि शैक्षणिक और सैन्य जो सैन्य उपाधियां होती है ना, वो दे दी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने लिखी है कि शिक्षा और सेना के अलावा अन्य सभी उपाधियों पर क्या है, रोक है। चाहे यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दूं एक लाइन कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां। देखो शिक्षा और सेना, चाहे शैक्षणिक और सैन्य नाम लिख दो, मैं लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लो, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, बट शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दे दी जाती, ठीक है।
ये दी जा सकती है। तो ये लाइन यहाँ लिखी है, शिक्षा व सेना के अलावा अन्य सभी उपाधियों पर रोक। भारत का कोई भी नागरिक अन्य देशों से उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है कि भारत को कोई भी नागरिक है वो दूसरे देशों उपाधि धारण को नहीं करेगा। फिर है विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर मान लो कार्यरत है, उसे अन्य देश से उपाधि धारण करने हेतु भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो कोई विदेशी नागरिक है, अगर वो भारत में कोई लाभ या विशेष विश्वास के पद पर मान लो कार्यरत है और उन्हें क्या दूसरे अन्य देश से उपाधि धारण करनी है, तो उसको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो असत्य में सत्यम पूछा जा सकता है कथनों में। तो अब तो प्रश्न देख लो किस प्रकार आ जाता है। पूरा अगर एक अनुच्छेद के बारे में डीपली पढ़ा है तो ये प्रश्न सही कर पाओगे। जितना आपको आता है ना, उपाधियों का अंत पूछे आर्टिकल अनुच्छेद 18 में, आपने इतना ही पढ़ा है कि उपाधियों का अंत, ठीक है, और आपने पढ़ लिया कि राज्य के द्वारा, ये सभी को पता, बच्चे बच्चे को राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती है। ये आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा, जब प्रश्न बना हुआ होगा ना उसमें मिल जाएगा। फिर आएगा कथनों पर बारी, ये आप लोगों ने पढ़ा है तो सही कर पाओगे। फिर है विदेशी नागरिक जो भारत में कार्यरत है उन्हें देश से भेंट या उपहार धारण करने का अधिकार नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, भेंट और उपहार धारण करने का भी अधिकार नहीं होगा भाई। विदेशी नागरिक जो भारत में कार्यरत है उसे अन्य देश से, ठीक है ना। तो ये सारे आप देख लेना। एक लाइन मैंने लिखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पद्म पुरस्कार होते हैं ना, ये उपाधि नहीं होती है दोस्तों, ये केवल सम्मान होते हैं, ठीक है ना। मैंने लाइन लिखा है पद्म पुरस्कार जो भारत सरकार है ना, इन्होंने भारत रत्न हो गया और जो पद्म पुरस्कार है इनका प्रारंभ कब किया था? प्रारंभ किया था 1954 में। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। भारत रत्न पद्म पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की 1954 में और फिर 1977 में इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और 1980 में देखो पुनः प्रारंभ। ये सारी लाइन ध्यान रखना, शुरुआत 54 में, फिर भाई 77 लगा लो 1977 में समाप्त, सत नमनिया कर दियो, फिर पुनः प्रारंभ 80 में। 80 वापस आ जा भाई, 80 1980 में। ऐसे डेट याद कर लेना, क्योंकि जो विवाद बात करें वर्ष 1954 की, इसमें भारत सरकार ने भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार इनका प्रारंभ किया और इसे आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए जो बालाजी राघवन है, इसने न्यायालय में क्या की? याचिका दायर की भाई। तो बालाजी राघवनाथ जो राघवनवाद है, ये राघवनवाद 1995, इसमें देखो पद्म पुरस्कार उपाधि न होकर केवल सम्मान है, ये कहा इसमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ आर्टिकल लिख दूं, आर्टिकल 18 की बात हो रही है। तो इसका उल्लंघन मानते हुए इन्होंने एक न्यायालय में याचिका दायर की थी और जिसमें बालाजी राघवनवाद है, ये 1995 में इसमें कहा कि पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है भाई, उपाधि न होगी क्या, ये केवल सम्मान ही है, ठीक है, लिख दिया मैंने अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 का इन्होंने उल्लंघन मानते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। फिर आता है, देखो कहाँ तक पढ़ लिए? आर्टिकल 18 तक पढ़ लिए। 17 में खतरा यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति। 18 में उपाधियों का अंत। 18 के बाद में आता है 19 से लगा करके 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। एक बात बता दूं, जो ये पेज आपको बहुत अच्छे से देखना, आगे आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरे को लग रहा है क्वेश्चन बनना। ये एक मेनका गांधी वाला हो गया, ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है ना। क्योंकि अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने ज्यादा पढ़ोगे, आर्टिकल 21 तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है आर्टिकल 21 को। इससे पहले पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 19 आता है, 19 से 22 तक लेकर के इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अनुच्छेद 19 में, पहले 19 पढ़ते हैं, 19 फिर 21 22 से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 19 में पहले कितने थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में पूछे तो कितनी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो समाप्त कौन सी कर दी गई? एक देखो, सबसे पहले तो अपने पढ़ने वाले है, ये जो है 6 प्रकार की पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 19 में आपको कथनों में पूछा जा सकता है मूलतः कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 6 प्रकार के साथ की, वर्तमान में कितनी है? फिर पूछा जा सकता है समाप्त करने का, समाप्त कर दी गई उसका नाम लेकर के इनमें से कोई दे दे, डाल दी जाए। तो आपको देना है 19(1) है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलो यहाँ पर ना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप यहाँ पर लिखे हुए सारे देख लो। यानी कि 19 में 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), फिर 19(c) के बाद में 19(1)(d), डी के बाद में ई, एफ है ना, वो एफ ऐसे लो, एफ को फिनिश कर दिया, समाप्त
खत्म करते हैं ना फिनिश, ऐसे याद रख लेना भाई, खत्म कर दिया समाप्त। एफ से ऐसे लेना, एफ फिनिश है ना, याद हो जाएगा एफ को। तो इसमें पढ़ेंगे, इसमें थी संपत्ति अर्जित की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद ये 19(1) है, मैं 19 लिखा नहीं, ये ला याद रह जाएगा, एफ फिनिश है ना, ऐसे याद रख लेना। अनुच्छेद 19(1)(f) जो संपत्ति अर्जित की स्वतंत्रता थी, इस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978, 44-78 याद रह जाएगा, ये तो पता ही है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों को हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत सांविधिक अधिकार बना दिया गया। पूछे आपको 19(1)(f) जो है वो कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कर दोगे। तो भाई है कौन सी, मूलतः पहले कितनी थी, 7, 1 हटा दी गई स्वतंत्रता, तो 6 कौन सी है ये ध्यान रखनी है। वर्तमान में पूछे 6 कौन सी है, तो अनुच्छेद 19(1) में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) जो ए है, इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति मान लो कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से अपने कर सकते हैं अभिव्यक्त, यानी कि बोल गए या लिख गए या फिर छाप गए या चित्रकारी करके अपन स्वतंत्रता है, आपा अपना विचार किया भी व्यक्त कर सका, ठीक है ना। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19(1) कहता है। फिर 19(1)(b) क्या कहता है, शांतिपूर्ण हथियार रहित यानी कि बिना हथियार सम्मेलन का अधिकार, यानी कोई भी नागरिक है, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का क्या है, अधिकार है भाई। इसमें क्या क्या शामिल है, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का भी अधिकार है, प्रदर्शन का भी, बट इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। परंतु ये क्या खतर को नहीं, ए ज्या व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था या असामाजिक संगठन हो गया, सार्वजनिक शांति भंग करना आगे लिए को नहीं, ठीक है। और अगर पूछ ले कि इस अधिकार में क्या शामिल नहीं, कौन सा, तो हड़ताल का अधिकार है, शामिल नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गए। फिर अनुच्छेद 19(1)(c) संघ ऐसे याद रख लोगे, संघ संगठन, सह नाम से आ रहा है सी, ठीक है। बी से बिना हथियार, 19(1)(b) बिना हथियार, ठीक है ना। 19(1)(c) संघ संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है 19(1)(c) में। फिर आता है 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, विचरण घूमने फिरने की ये स्वतंत्रता है, यानी कि भारत का संपूर्ण सारा राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन का अधिकार है भी घूमने फिरने को, ठीक है ना, विचरण करने को। फिर आता है डी के बाद में ई, भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का, कट्ठा भी निवास कर सके, बस सके, जो कि ई 19(1)(e) ध्यान रख लोगे। फिर ई के बाद में एफ फिनिश हो गयो भैया, ध्यान रखियो, ठीक है ना। तो इसको देख लो कब समाप्त किया गया, तो ये भी देख लेना कौन से संशोधन द्वारा पूछे, सॉरी, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर आता है एफ के बाद में जी, भारत में रोजगार, व्यवसाय, कोई वृत्ति, आजीविका या व्यापार का अधिकार है भाई, कोई भी वृत्ति होगी, आजीविका या व्यवसाय या सारंग करने को अधिकार है जी, यहाँ लो जी करेंगे व्यवसाय वाले को, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो भाई, पद्म पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत 1954 में, 1977 में समाप्त कर दियो, 1980 में पुनः प्रारंभ कर दियोगे, ये एक बार देख लो। जो कि बालाजी राघवनवाद 1995 में यह क्या है कि पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं होगी, केवल सम्मान है, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 से 22 पढ़ा, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो 19 पढ़ रहे हैं, उसमें 19 में मूल 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 अपनों ने पढ़ ली, 7वीं कौन सी एक जो है कि एफ वाले हट गई, ठीक है ना, ये समाप्त कर देगी। अब एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लो कि आर्टिकल 19(1)(a) है ना, वाक व अभिव्यक्ति में निहित स्वतंत्रता, निहित मतलब शामिल, क्या क्या शामिल है देख लो, बोलने की है, चुप रहने की, शांति को अधिकार, प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता, सिनेमा की, जानने की सूचना का अधिकार, घरों व निजी प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, आपको कथनों में भी पूछा जा सकता है 19(1)(a) में क्या क्या है, किन की स्वतंत्रता है, वाक व अभिव्यक्ति में। नोटा की स्वतंत्रता है भाई, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार की है, हर किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, धरना प्रदर्शन, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना, हड़ताल को नहीं है, ये छोड़ा हुआ, ठीक है ना। फिर देखो एक में तो ये सारी है, ये सारी स्वतंत्रता पड़ी है। फिर 19(2) से लेकर के 19(6) तक, यानी कि अभी वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है, 19(2) से 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध, युक्तिकरण, निर्बंधन, ये थोड़ा क्या है अभी इनको देखो,
कि 19(2) द्वारा युक्त निबंधन, इसमें राज्य वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित 8 आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये थोड़ा देख लेना आप किसके आधार पर। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, मानहानि हो गई, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना करने पर भी अपराध, उद्दीपन, ये सारे एक बार थोड़ा सा देख लेना। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को 16वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया। पूछे आपको देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा कुछ नाम दे करके कब जोड़ा गया, तो 16वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ये आप लोगों ने पढ़ा है, पता नहीं मुझे, भूत लक्ष्य एक भविष्य लक्ष्य होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें देखनी है। आर्टिकल 20 को अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 20, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20, तो जो अनुच्छेद 20 है इसमें यानी कोई भी व्यक्ति मान लो विधि के उल्लंघन के बिना उसको दंडित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों मैंने एक फर्स्ट पेज पे आपको ये बताया था ना कि केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है, ये मैंने बताया था 15, 16, 19, 29, 30 है ना। ये बहुत अच्छे से देखना है, बन सकता है क्वेश्चन। फिर भारतीय नागरिकों को दोनों को साथ साथ में मूल आर्टिकल 14 हो गया, 20 हो गया, 21 ए हो गया, 22, 23, 24, 25 ले गया 28 और 25, 28 जिसमें धर्म और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को अधिकार है, 23, 24 में शोषण के विरुद्ध को अधिकार आ जाए। तो ये सारे पढ़ेंगे ना अपने, जो कि ये भारतीय नागरिक हो गया, विदेशी नागरिक दोनों ना प्राप्त है भाई, और ये केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है। तो अनुच्छेद 20 पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपको ये आर्टिकल 3 ध्यान रखने हैं, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3). फिर मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा है, चाहे ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी ना तो मैं पहले इसको सीधा बता देती हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है। तो देखो अनुच्छेद 20 है अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है कि प्रचलित विधि के अनुसार ही सजा, जो चल रही है प्रचलित विधि उनके अनुसार सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20(1), जिसको क्या कहते हैं, भूतलक्षी विधि से संरक्षण, यानी कि आपराधिक जो मामले है उसमें जो भूतलक्षी विधि है इसका निर्माण प्रतिबंधित नहीं है भाई। देखो एक आदमी है, मान लो उसने 2025 में कोई अपराध किया, कब, 2025 में अपराध किया, गिरफ्तार उसको किया मान लो 2026 में। अपराध कब किया उसने, 1 साल पहले 2025 में, गिरफ्तार 1 साल बाद में 2026 में किया जा रहा है, ध्यान से समझना। फिर 2027 में मान लो कोई नया कानून बन गया और सजा कब हो रही है उसको, 2029 में हो रही है। 2025 में अपराध करो, 2026 में भी गिरफ्तार करो, 2027 में कोई नया कानून बना दियो और 2019 में उसको क्या हो रही है, सजा हो रही है। तो उस बंदे को जो नया कानून बनाया गया उसके अनुसार सजा नहीं दी जाएगी भाई। जिस समय उसने अपराध किया वो उसी हिसाब से उसको दी जाएगी। जिस समय उसने मान लो अपराध किया उस समय वहां पर देश में जो प्रचलित कानून था उसके अनुसार उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो प्रचलित विधि के अनुसार ही सजा, जो 20(1) कहता है, 20(1) कहता है भूतलक्षी विधि से संरक्षण। यह कानून आपराधिक मामलों में लागू होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब चलते हैं इस लैंग्वेज पे, पढ़ लो आप कि आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित नहीं है, परंतु घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात अपराध के समय जो विधि प्रवर्तन में केवल उसी विधि के उल्लंघन के आधार पर दंड दिया जा सकता है, यानी कि कोई नई विधि बनाकर नहीं। ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो मैंने ये बता दिया आपको, कब वो उसने अपराध किया और कब उसको सजा मिल रही है। जो सजा मिल रही है उससे पहले मान लो कोई कानून लागू है, उस कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं दी जाएगी। जब उसने मान लो अपराध किया है, जो प्रचलित विधि, उस जो कानून था उस समय प्रचलित विधि के अनुसार उसको सजा मिलेगी। ये लैंग्वेज नहीं समझ आती है तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर आता है अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद 20 पढ़ रहे हैं, 20(1) में प्रचलित विधि के अनुसार सजा, जिसको भूतलक्षी विधि संरक्षण, ध्यान रखना, और ये कानून आपराधिक मामलों में लागू, ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड पर रोक, यानी कि बंदा एक अपराध करे तो एक ही सजा मिलेगी, दोहरा दंड नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड पर रोक, दोहरा दो आवे, 2 में नाम ही तो आर्टिकल 20(2) ऐसे याद हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 20(3), देखो 20(3) में किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भाई खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य को नहीं करो जावे, इस
को इसका नाम ध्यान रखना, आत्म भीषण पर रोक, ये ध्यान रखना। यानी कोई व्यक्ति है बिन अपने विरुद्ध कोई गवाही देने पर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 20(2) है दोहरे दंड पर रोक, यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक अपराध के लिए एक ही सजा। तो आप एक बार देख लो, यहां पर मैंने एक जगह लिखा है, ये एक थोड़ा सा देख लो। इसके बाद में अनुच्छेद 21 करते हैं। ठीक है, कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना न्यायालय की परमिशन यानी बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी व्यक्ति पर ब्रेन मैपिंग हो गया, एक नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21। भाई अनुच्छेद 21 है, इसको पूरा संपूर्ण पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ा तो कोई फायदा नहीं है आपका टाइम खत्म किए हुए का, क्योंकि अनुच्छेद 21 के बारे में जितनी बातें हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 21 में है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसको जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार कहते, तो सारा ध्यान रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। अब देखो जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों, इसको संविधान का मेरुदंड किसने कहा पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन से अनुच्छेद को कहा संविधान का मेरुदंड, तो अनुच्छेद 21 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि जीवन जो विधि द्वारा स्थापित, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है उसको सीमित नहीं किया जा सकता, यानी विधि द्वारा स्थापित है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसको जीवन जीने का अधिकार सीमित नहीं किया जा सकता। जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसके लिए ना एक मामला आया सबसे पहला, तो ये भाई क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके लिए एक ये ध्यान रखना, कौन सा आया, गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 गोपालन है ये। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कार्यपालिका, ये जरूर ध्यान रखना कि आप पढ़ रहे हो गोपालन बनाम मद्रास, इसमें तो आपको ध्यान रखना कार्यपालिका, और जो मेनका गांधी बनाम है आप नाम ध्यान रखना विधायिका। अब इन दोनों को पढ़ते हैं क्या है। देखो गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। अगर पूछ ले कि कार्यपालिका द्वारा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये किसमें कहा, तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में। फिर देखो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत व्याख्या की, और विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा केवल कार्यपालिका ही नहीं, कार्यपालिका तो किसमें कहा कि कार्यपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये तो कहा गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, इसमें करते हैं विस्तृत व्याख्या, कहते हैं कि इसमें केवल कार्यपालिका ही नहीं, विधायिका के द्वारा भी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को क्या नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। केवल कार्यपालिका की कहते हैं गोपालन बनाम मद्रास 1900 राज्य में, और ओनली कार्यपालिका ही नहीं विधायिका की बात कहते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। फिर देखो और क्या कहा इसमें तीन चीजें ध्यान रखने, क्या क्या कहा, क्योंकि चाहे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 है, ठीक है। एक और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार तो सभी को ही है, सारा नहीं है भाई, बंदा ने भी है, पशुआ ने, सब ने है, बट गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है व्यक्ति को होगा, और जिसे विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी शामिल होगी। क्या होगी, जिसमें विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी शामिल होगी। ये कहते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में तीन बातें हैं। एक तो इसमें कहते हैं कि कार्यपालिका ही नहीं, विधायिका के द्वारा भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, और गरिमापूर्ण वो भी, ठीक है ना, जीवन जीने का अधिकार, और इंग ऐसा गया विदेशी भ्रमण की स्वतंत्रता भी होगी शामिल। एक और लाइन ध्यान रखना, जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल को लगा लो अंडरलाइन और ध्यान रखना। इसमें कहा कि एक तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 19, यानी कि 14, 19, 21 तीन आर्टिकल रट लो। मौलिक अधिकारों का क्या है, गोल्डन ट्राइंगल बताया है, स्वर्णिम त्रिभुज, कौन से का, 14, 19, 21, इन तीनों को बताया है मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। और ये भी कहा कि जीवन गरिमापूर्ण हो, और गरिमापूर्ण जीवन में विदेशी भ्रमण की स्वतंत्रता भी निहित हो, यानी कि ये भी शामिल हो, ठीक है। और लिखे हैं मैंने कुछ चीजें,
अब उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा पढ़ लो इसको, अगर क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा गहराई से तो पशुओं के बारे में थोड़ा पढ़ लो, कि क्योंकि मैंने ये एनसीईआरटी की बुक में लाइन ली है बिल्कुल सेम टू सेम, कि पशुओं को उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, इनको भी, जो कि मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके आधार पर तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, पोंगल, इसके दूसरे और तीसरे दिन आयोजित किए जाने वाला खेल है एक जल्लीकट्टू, ये खेल है जल्लीकट्टू जो बुल फाइटिंग होता है, तथा देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाने वाली जो बैलगाड़ी दौड़ है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 21, इसमें प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें क्या कर दिया, शामिल किया। ठीक है ना, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 में। जो जीवन का है तो अकेला इसका ही नहीं कि भाई इंसानों से ही है, इसमें जानवरों के जीवन को भी शामिल कर दिया गया, जिसमें जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पेज इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में एक पेज हो रहा वो भी बहुत ज्यादा, हुसैन भारत खातून बनाम बिहार राज्य 1978, यानी कि हुसैन आरा है ये, हुसैन आरा भारत खातून बनाम बिहार राज्य 1978। इसमें त्वरित सुनाई का अधिकार, ये कहा कि जो त्वरित सुनाई का अधिकार है ये भी मौलिक अधिकार है। किसमें कहा, हुसैन आरा जो भारत खातून बनाम बिहार राज्य 1978 में त्वरित सुनाई का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय पर भी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है ना, कई जगह देखते हैं ना अपने जेल में जो रहते हैं कईयों की सही समय पर सुनवाई नहीं होती, इसलिए वो होते हैं। फिर आता है परमानंद कटारा बनाम भारसंघ 1989, इसमें परमानंद कटारा बनाम भारसंघ 1989 है ना, इसमें कहा आपातकालीन परिस्थितियों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता। दोस्तों मेरे को बताओ, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे पहले कोई हाथ ही नहीं लगाता था ना भाई, मान लो एक्सीडेंट हो गया और फिर उसको अगर किसी ने हाथ लगा लिया, अगर लेके गए तो कार्रवाई होती है ना, बंदा तो आगे वाला फंस जाता है इसे। तो जो परमानंद कटारा बनाम भारसंघ 1989 इसमें कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाएगी, ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, इसमें क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होते हैं उनके खतरे को निपटने के लिए। ठीक है ना, जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में है। नेक्स्ट है मरुणा शान बाग बनाम भारत संघ, ये मरुणा शान है। ठीक है ना, सॉरी अरुणा शान है लिखा हुआ, अरुणा शान है, ये ए है शान, अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ। ठीक है, जो 2011-12 में, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और आप लोगों ने ये कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, जो कि अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ 2011-12 में है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। एक तो होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु। अब इसमें एक लाइन लिखी है, चाहे आपको समझ ना आए फिर मैं बताती हूँ इसको। इसमें लिखा है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, कि उच्चतम न्यायालय ने भारत में इसे भी स्वीकार कर लिया। जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु इसको स्वीकार किया है, जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है उच्चतम न्यायालय ने इसकी परमिशन नहीं दी है, क्योंकि इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन से देकर व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। अब ये क्या है भाई निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ये समझोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ना तो मारने का अधिकार है किसी को, ना मरने का अधिकार है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ 2011 में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भारत में इसको स्वीकार कर लिया, पहली बार इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। इसमें कहा किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पट्टिका जो जीवन मशीन है उनको हटाकर समाप्त किया जाए। देखो, ऐसे तो किसी को मारा नहीं जाता। मान लो किसी की फैमिली में कहीं देखा होगा आप लोगों ने, कोई मान लो बंदा है वो बहुत सालों से इतना बीमार है, मान लो वो आईसीयू में भर्ती है, 30-40 साल से आईसीयू में भर्ती है, इतना पैसा लग रहा है, तो वो खुद मरीज और उसकी फैमिली खुद सहमत होकर के, तो भाई इस तरह उसका जो भी जिस मशीन से उसका इलाज हो रहा है ना, उस मशीन को हटा करके उसकी मृत्यु हो सकती है, यानी कि हटा करके समाप्त करके। तो देखो,
इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने भारत में इसे स्वीकार किया, किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पर टीका जीवन मशीनों को हटाकर, जो मशीन है उसको हटा करके हो सकता है, बट ऐसे नहीं है किसी को मार दिया गया, मार करके, मारने का तो अधिकार भी नहीं है ना मरने का, तो ये हो सकता है जो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जो सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है इसको उच्चतम न्यायालय ने परमिशन नहीं दिया, क्योंकि इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन देकर व्यक्ति का जीवन समाप्त किया जाता है। दवाई या इंजेक्शन देकर के नहीं किया जा सकता, जो मशीन है जिसके द्वारा उनको मान ले सांसें मिल रही है जो भी है उनको हटा करके ऐसे मृत्यु जो होती है वो सही है। तो अब एक लाइन मैंने आगे लिखी है कि 9 मार्च 2018 के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसमें गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को भी शामिल किया है। भाई देखो, गरिमा के साथ है मृत्यु के अधिकार को भी, इसके साथ ही न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु व लिविंग विल को भी वैध ठहराया है। अब ये लिविंग विल क्या है? एक दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज, जिसमें रोगी क्या है खुद पहले ही घोषणा कर लेता है कि मान लो वो ठीक नहीं होता है, तो ठीक नहीं होने की स्थिति में मान लो वो ऐसे पहुंच जाता है कि मैं ठीक भी नहीं हो रहा, और वो खुद की अपनी इच्छा भी व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है ना, तो उसे किसी भी प्रकार की जो चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है ना दोस्तों, वो अपने जो परिजन है उनको जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का अधिकार भी प्रदान दे सकता है कि मेरे ये हटा दो, जैसे भी अब जैसे मशीन लगाई हुई है तो वो हटाने का दे सकता है उनको अधिकार। ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ना है, एक बार देख लो कौन सा है, अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ 2011-12, इसमें है ये चीजें, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसको स्वीकार कर लिया है। ठीक है ना, 9 मार्च 2018 के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो आर्टिकल 21 है इसमें गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को भी शामिल किया है। भाई सम्मिलित मानना है। ठीक है ना, जो लिविंग विल है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, इनको वे ठहराया है। यानी लिविंग विल मैंने बता ही दिया, जो खुद है बंदा, ये एक लिखित दस्तावेज है। फिर आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ना है। एक है पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2016, इसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगाई है, कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते आधार कार्ड बनाने पर भी, जो है कौन सा, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2016। फिर है एक कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018, जिसको सम्मान पूर्वक दाह संस्कार, यानी कि इसमें समान पूर्वक दाह संस्कार मिलना चाहिए, जैसे जिस जाति का है उसके हिसाब से, तो कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 है इसमें। ठीक है ना, आप ऐसे ले लेना, दाह संस्कार को भी कॉमन कर दिया, इस प्रकार याद आ जाएगा, कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 है। फिर आता है एक, ये पढ़ना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 21A, ये कब जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, सभी को पता भी है, क्वेश्चन बना हुआ है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। जो नया जोड़ा गया कौन सा आर्टिकल है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? ये है अनुच्छेद 21A। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये थोड़े से आप ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता भी, कौन सी स्वतंत्रता शामिल है ये थोड़ी सी आप देख लेना। सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान निषेध है, जो कि कौन से वाद में है? तो मुरलीवाद देवड़ावाद में। स्वच्छ हवा साफ पानी, ये कौन से वाद में है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में। पर्यावरण संरक्षण MC मेहता वाद में। और इसमें क्या क्या है स्वतंत्रता? देखो, इंटरनेट की स्वतंत्रता, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध स्वतंत्रता, रुचिपूर्वक विवाह करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, किसी का बिना पूछे फोन टैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये मैंने बता दिया आर्टिकल, अभी बताया, अनुच्छेद 21 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। फिर देखो, एक मैंने लिखा है कि 2002 में संविधान समीक्षा समिति बनी। कौन सी समिति बनी? 2002 में कौन सी संविधान समीक्षा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष पूछे तो CS वैक्ट चलैया। CS कौन सा है? वैक्ट चलैया। और CS वैक्ट चलैया ने क्या कहा कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को, जबकि निःशुल्क शिक्षा है ना, इसके अधिकार को 6 से 18 वर्ष तक करने की बात की। अगर आपको पूछ ले, देखो अभी क्या पढ़ा अपनों ने कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। बट एक समिति बनी 2002 में, संविधान समीक्षा समिति, इसके जो अध्यक्ष CS वैक्ट चलैया, इन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को 6 से 18, 14 से सीधा ध्यान रखना, 18 वर्ष की बात की इन्होंने कहीं पूछे तो आप ये ध्यान रखना, इस जो समिति बनी। अब देखो, यहां तक अपने कर लेते हैं, वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी,
इसमें आपको ये सारे पढ़ने हैं, अगर आते हैं ये सब पढ़े होंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक जगह मैंने इसलिए लिखे है ताकि आप बोलो नहीं। ये थोड़े से दो आप देख लो वाद कौन से हैं। एक तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 है, एक उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा की आयु को व्यक्ति के जीवन के आधार में निहित मानना है। देखो निःशुल्क शिक्षा है ना, जो उसकी आयु को व्यक्ति के जीवन के अधिकार में शामिल मानना है। ये किस में कहा है? ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में, इन दोनों में कहा है। अब देखो ये आप एक बार पढ़ लो कि अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, विभिन्न विवादों व निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। सारे कौन कौन से एक बार फटाफट एक नजर में देख लो। जीवन रक्षा का अधिकार हो गया, आश्रय का अधिकार, सुनवाई का अधिकार आ गया, प्रतिष्ठा का आ गया, निजता का अधिकार आ गया, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का, सोने का भी अधिकार है, निष्पक्ष सुनाई का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और ये बताना 6 से 18 वर्ष तक की किन्होंने बात कही है निःशुल्क शिक्षा की, अभी बताया मैंने। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार हो गया, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनाई का अधिकार, समय पर सुनवाई का अधिकार। जो अभी जितने भी वाद विवाद है ना, जितने विवाद है, निर्णय है, उनमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 21 के भाग, उनमें जितने भी ये घोषणा की है वो सारे, अभी कुछ तो पढ़े अपनों ने, मैंने एक जगह सारे लिख दिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एक जगह से आप सारे याद कर लेना। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार आ गया, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, दोष सिद्धि न्यायालयीय आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार, और सामाजिक सुरक्षा। मैं फटाफट बता रही हूँ, आप एक बार देख लेना, फिर चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, ये लो। इसके साथ विद्युत का अधिकार भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है।